झारखंड में बेकाबू होता कोरोना। सीएम सोरेन के बड़े बेटे भी आए कोरोना की जद में, होम आइसोलेशन में है नितिन सोरेन। मधुबनी मामले में फिर घिरी राज्य सरकार। अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल ने सीएम पर साधा निशाना, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग। लखनऊ जैसा हुआ रायबरेली का हाल। शमशान घाटों पर हो रही शवों की वोटिंग, शव जलाने के लिए लकड़ी की हो रही है किल्लत। मुंगेर में देशी शराब तस्करी का भंडाफोड़। पुलिस ने टेम्पो से की भारी मात्रा में अवैध देशी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बड़े बेटे नितिन सोरेन भी कोरोना की चपेट में आ गए। सैंपल जांच रिपोर्ट में वे पॉजिटिव पाए गए। वहीं सीएम के बड़े बेटे नितिन अभी होम आइसोलेशन में और उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी अभी फिलहाल नहीं है। नितिन सोरेन सीएम सोरेन के बड़े बेटे जो इस समय कोरोना संक्रमित। मधुबनी में हुए नरसंहार के बाद विपक्षी दलों और स्वर्ण सामाजिक संस्थाओं का प्रहार नीतीश कुमार की सरकार पर लगातार जारी है। वहीं अब अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल ने नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोला और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने के साथ ही जो दोषी है उसे उम्र कैद की सजा देने की मांग भी की गई। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें मुख्य आरोपी परवीन झा तथा उसके सहयोगी अभी तक जो अपराधी है उसे उम्र कैद की सज़ा, मृत्युदंड की सज़ा नहीं सुनाई गई है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं और पूछना चाहता हूं कि अभी तक उस परिजन से मिलने आप क्यों नहीं गए, जबकि सारे लोग गए, पूरा महकमा वहां गया। आपका जो आला नेता है, ना आप किसी भी प्रकार का आपके तरफ से ना आश्वासन हुआ, ना आप वहाँ मिलने गए। उसके जो परिवार है, परिजन है, न उसे आर्थिक सहायता किया गया, ना नौकरी दिया गया, न उसे सुरक्षा दिया जा रहा है। उल्टे अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है। और वहाँ का बेनीपट्टी का जो थाना प्रभारी है, उनकी संलिप्तता इसमें है। मैं चाहता हूँ कि इस केस में उन्हें अभियुक्त बनाते हुए केस की आगे की कार्रवाई की जाए। कुमार गौतम फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। गौतम, देखिए अभी भी जिस तरह से नरसंहार पर सवाल लगातार जारी है, सरकार से मधुबनी मामले पर बार बार कहा जा रहा है कि मुआवजा दी जाए, लेकिन क्या ये पूरे मामले पर क्या आपको लगता है कि धूल सी अब पड़ गई? बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं लगता क्योंकि देखिए कल तक की जो ताजा अपडेट है मधुबन मोहम्मदपुर हत्याकांड मामले में, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी, उसमें पुलिस ने कार्रवाई की है। कुल 35 आरोपी थे, जिसमें 24 को जेल भेजा जा चुका है। बाकी के जो 11 आरोपी हैं उनके खिलाफ कल इश्तेहार छाप दिए गए हैं और उनके पूरे इलाके में जो 4 थाना क्षेत्र है, जिसमें महमदपुर है, 2-4 जो आसपास के थाने हैं, वहां पर जो भी आरोपी है उसके पूरे इलाके में बाकायदा ढोल बजा करके ये कहा गया कि जल्द से जल्द इनकी ये अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो आज इश्तेहार छाप रहे हैं, आज इश्तेहार चस्पा कर रहे हैं उनके दरवाजे पर। लेकिन कल को कोर्ट ने अगर अनुमति दी तो इनकी जो अचल संपत्ति है उसकी कुर्की जब्ती का आदेश भी मिल जाएगा और कानून के मुताबिक ही पुलिस प्रशासन काम कर रही है। ऐसे में क्षेत्रीय महासभा संघ और जो संघ है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अपना काम किया है, पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया है और 35 आरोपियों में 24 की गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा गया है। ऐसे में जो बाकी 11 आरोपी हैं जिनके लिए संघ ये आह्वान कर रहा है कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, तो पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, मगर जो आरोपी है वो फरार है। और जो अब फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है, जो अनुसंधान होता है, उसके तहत इश्तेहार चस्पा किए जाते हैं, कुर्की जब्ती की जाती है। तो ये तमाम प्रक्रियाएं हैं जो करने के लिए वहां की प्रशासन तैयार है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि प्रशासन अब उदासीन रवैया अपना रही है, क्योंकि अब इसमें खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो 5 लोगों की जो मौत हुई थी, 29 मार्च की घटना है, उसके बाद लगातार राजनीतिक जो स्थितियां हैं वो बदलती रही। आप देखें कि किस तरह से इसमें इसको राजनीतिक रंग भी दिया गया। तो तमाम राजनीतिक रंग के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस है
उसके ऊपर भी आरोप लगाए गए। वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक हैं, उन्होंने भी कहा कि जो आरोपी है उनको फांसी की सजा हो। तो ऐसे में जो संघ है, देखिए किसी जाति विशेष के आधार पर ये काम नहीं किया जा सकता है। जो भी काम होगा वो न्याय संगत होगा, और यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को देख रहे थे। उन्होंने डीजीपी से, आपको याद होगा कि उस वक्त लगातार डीजीपी से बात करी मुख्यमंत्री ने और दिशा निर्देश दिए थे, और उसी के तहत अभी कार्रवाई चल रही है। ऐसे में ठीक है, क्षत्रिय महासभा संघ या जो संघ है, ये जिन्होंने लगातार ये प्रयास करने की कोशिश की, मांग की कि भाई मुख्यमंत्री इसमें जो भी अगर कोई थाना प्रभारी की भी मिलीभगत हो तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने भी इस पूरे मामले में उन्होंने ये कहा था कि इसमें किसी को कोई भी अगर चाहे वो व्हाइट कॉलर हो या खाकी वर्दी हो, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा मामला था और मछली मारने के विवाद में इतना तूल पकड़ा जाएगा कि 5 लोगों की इसमें हत्या हो जाएगी। ये वाकई बहुत बड़ी घटना थी, और इस घटना को लेकर के अब जो भी आरोपी हैं 35 जो तो नामजद आरोपी हैं, 35 नामजद आरोपी में 24 को पुलिस ने अरेस्ट कर भी लिया है, और जो शेष बचे हुए हैं उसको लेकर के गिरफ्तारी और जो अरेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। तो कार्रवाई का दौर लगातार अभी भी जारी है, जिस तरह से गौतम ने जिक्र किया, और प्रशासन सरकार सख्त है इस पूरे मामले को लेकर। बिहार में कोरोना की स्थिति और नीतीश कुमार की सरकार की नाकामी पर विपक्ष ने नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा। नीतीश कुमार पर जाप प्रवक्ता संजय सिंह ने हमलावर होते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार कोरोना की लड़ाई में पूरी तरह से फेल है। जाप का एक एक कार्यकर्ता पप्पू यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार की सेवा करने के लिए हर पल तैयार है। इस विकट समस्या जो कोरोना काल का है, इस समस्या में जुझारू रूप से सेवा करने के लिए तत्पर है। आपने देखा हो कि जो काम सरकार को करना चाहिए वह काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। सरकार के पास आपने देखा कितनी खामी है। लगभग 14 महीना हो गया कोरोना काल में प्रवेश किए हुए, और 14 महीना के अंदर इन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसका परिणाम है कि पूरा शहर से लेकर के गांव लाश में तब्दील होने जा रहा है। भूखमरी की स्थिति बहाल है, लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन जो पलायन कर रहे हैं उनकी भी पूरी व्यवस्था नहीं है। न रोजगार की गारंटी है, न उनके स्वास्थ्य की गारंटी है। और कोरोना के बढ़ते प्रकोप में सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली का हाल भी लखनऊ जैसा हो गया। रायबरेली में शमशान घाटों पर शवों की वोटिंग चल रही है, और यहाँ शव जलाने के लिए लकड़ी की भी किल्लत हो गई, जिसे देखते हुए फतेहपुर जिले से लकड़ियां मंगाई जा रही हैं। यही नहीं बल्कि शवदाह के लिए आम की जगह यूकेलिप्टस और चिलवल की लकड़ियों से काम चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से इन लकड़ियों के रेट भी अब आसमान अब छू रहे हैं। लगभग भैया 50-60 गाड़ियाँ आ जाती। 50-60 गाड़ियाँ। इससे पहले कितनी गाड़ियाँ आती थी? इससे पहले 10-12-15 जब में दुगना तुगना मछली आ रही है। जब लकड़ियों की बात की जाए तो किन लकड़ियों से लोगों को दाह संस्कार करना पड़ रहा है? भैया ऐसे तो आम की लकड़ी चलती थी यहाँ पर, आम की लकड़ी जलाया जाता था, लेकिन अब इस वक्त जो है जो लकड़ी मिल जाए, बबूल, चिलवल, नींबी, महुआ, बैरी की जो भी लकड़ी मिल जाए उसी से जला। असद खान फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। असद, लकड़ियों की कमी की वजह से देखिए शवों को लगातार इंतजार करना पड़ रहा है, और यही तस्वीरें देश के कई हिस्सों में देखी जा रही हैं। यहां पर हाल कैसा है असद? कोरोना का प्रकोप इस समय जोरों पर है, और लखनऊ जैसी स्थिति भी रायबरेली की हो गई है। सही कहा आपने। और करीब यहाँ लकड़ियां जो हैं वो 1200 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से बिक रही, जो पहले करीब 500 रुपए कुंटल और 550 रुपए कुंटल मिलती थी। और सबसे हैरान कर देने की बात यह है कि आम के पेड़ की लकड़ियों को शुद्ध माना जाता है, उससे दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन अब यूकेलिप्टस या और जो भी लकड़ियां मिल जा रही है उससे दाह संस्कार किया जा रहा है। जी,
लेकिन क्या कोई प्रशासन की तरफ से व्यवस्था उतनी दुरुस्त की गई नहीं है कि यहाँ पर लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, वोटिंग हो रही है शवों की? जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले वहां पे हम लोगों ने बात की और वीआईपी न्यूज ने इसका गहन पड़ताल की, उसके बाद ये पता चला कि पहले जहां 10 से 20 शव वहां पर आते थे, अब उसकी संख्या 10 से दुगनी से तिगनी हो चुकी है। करीब 50-60, 40-50-60 के बीच में शव आ रहे हैं प्रतिदिन और लकड़ियों की कमी पड़ रही है। लेकिन कहने को तो रायबरेली सोनिया गांधी का सांसदीय क्षेत्र है और कई सालों पहले ही यहाँ पर लखनऊ बैकुंठ जैसा इलेक्ट्रिक दाह संस्कार का जो एक मशीन लगती है वो भी यहाँ पास हो चुकी है, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी उसको नहीं लगाया गया और अब स्थिति जो वो कोरोना को लेकर इतनी विकराल हो चुकी है और उसके बाद लकड़ियों का अकाल पड़ जाना कि दूसरे जिले से लकड़ी मंगाकर दाह संस्कार किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया असद पूरी जानकारी के लिए। तो फतेहपुर से लकड़ियां मंगाई जा रही हैं। मोतिहारी में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान अरेराज अनुमंडल के सामने बिना मास्क वालों का चालान भी काटा गया। साथ ही बिना मास्क के नहीं निकलने की सख्त हिदायत भी दी गई। इस दौरान प्रशासन की ओर से 3 अलग अलग टुकड़ी में मास्क जांच अभियान भी चलाया गया। देखिए, यही सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है कि मास्क अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। लोगों को समझाया जा रहा है, ये जब तक लोग आदत नहीं डालेंगे तब तक ये ड्राइव चलेगा। तो आज सर कितने लोगों का चालान किया गया सर? अभी 2-3 टीम काट रही है, अनुमंडल की भी टीम है, अंचल की भी टीम है, थाना की भी टीम है। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने के आरोप में बाढ़ अनुमंडल प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लिया, जहां बाढ़ एसडीओ सुमित कुमार ने मोकामा के 4 मॉल को सीज कर दिया। साथ ही मॉल मालिक पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया गया। वहीं मोकामा शहर में सभी मॉल में कोरोना गाइडलाइंस की उपेक्षा की जा रही है। उपभोक्ताओं की भीड़ वहां पर जुटाई जा रही है, जिसके बाद लोगों से मिले शिकायत पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने यहाँ पर बैठक बुलाई है, जिसमें चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्य भी शामिल हुए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कोरोना को लेकर जारी किए गए आदेशों के बारे में बताया। साथ ही कहा कि इसके तहत शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, मॉल बंद रहेंगे, सब्जी और किराना की दुकान खुली रहेंगी। सप्ताह में 4 दिन ही कपड़े की दुकान खुले रहेंगे और रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने जनता से घरों में रहने की अपील की। प्रतिबंध बढ़ाए गए हैं ताकि कोरोना का जो संक्रमण लगातार फैल रहा है इस पर कुछ ब्रेक किया जा सके। इसको लेकर के जिले में भी सभी दुकानों को 6 बजे के पूर्व बंद करने का आदेश दिया गया है और उसी क्रम में उसकी मोडालिटी तय करने के लिए आज हम लोगों ने एसएसपी, एसपी सिटी, एसडीएम्स दोनों और डीएसपी और इसके साथ साथ जो जिले के विभिन्न जो प्रतिष्ठान हैं, जो व्यवसाय हैं, उसके प्रतिनिधियों के साथ, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग थे, थोक व्यवसायी संघ, थोक वस्त्र विक्रेता संघ, इस तरह से अन्य फुटकर विक्रेता संघ के जो प्रतिनिधि थे, उनके साथ विचार विमर्श करके सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया गया है कि जिले में जो फल, सब्जी इत्यादि की जो दुकानें हैं, ये दुकानें सुबह से लेकर के शाम के 4 बजे तक संचालित होंगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश अब जारी किए जा रहे हैं। साथ ही जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से लगातार चुनाव का फीडबैक लिया जा रहा है। ताज़ा मामला जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का है, जहां हाथों में तख्तियां लिए सैकड़ों से ज्यादा महिलाएं और पुरुष नारेबाजी करते हुए दिखे। इन लोगों का आरोप है कि पिछले 7 दशक से हमारे यहाँ एक ही परिवार में प्रधानी और ब्लॉक प्रमुख हैं। इस बार हम लोगों ने अपने बीच के व्यक्ति को प्रधानी चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया तो मतदान नहीं करने दिया गया। साथ ही हमारे साथ मारपीट भी की गई। हम लोग अपनी हिम्मत जुटा करके प्रत्याशी को खड़ा किया, हरिजन सीट आई थी। उसमें जो है 12 बजे तक तो पोलिंग बूथ पर सही चला। उसके बाद जब 2-3 बजा
तो हम लोगों से ज़बरदस्ती वोटिंग करवाई जाने लगी। पोलिंग बूथ पर जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो हम लोगों को जो है गाली गलौज करके वहाँ से भगाने की कोशिश की गई। उसके बाद हम लोगों को मारा पीटा गया, दौड़ाया गया, उस गाड़ी कुछ से कुचलने का भी प्रयास किया गया। हम लोग परेशान हैं। वहाँ पर अपने कोतवाली में जो है एप्लीकेशन दिया, हमारे लोग कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे जो लोग चोट चपेट खाए उनकी डॉक्टरी तक आज तक नहीं हुई। तो आज कहाँ आए हैं? आज हम लोग यहाँ एसपी ऑफिस पे हैं। क्या मांगे कर रहे हैं आप लोग? अरे हमारी सुनी जाए, हमारे लोगों को जो है हमको न्याय मिले। हमारे यहाँ कभी भी ब्लॉक प्रमुखी, प्रधानी, बीडीसी हमेशा उन्हीं के यहाँ रहती है। किसके यहाँ? हरचंद बहादुर सिंह के यहाँ। तो जो है गांव में कभी विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ। हमारे घर का रास्ता अभी भी हमारे गांव का ऐसा है कि बरसात में 3 महीने पानी भर जाता है कमर तक, और दूसरा जो रास्ता है उसमें कीचड़ हो जाता है। यहाँ तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, ना मोटरसाइकिल निकल पाती है। तो हमारे गाँव वासियों ने इस बार निर्णय लिया कि प्रधान कोई दूसरा बनाएंगे। तो एक हरिजन उम्मीदवार हम लोगों ने खड़ा किया, उसके पक्ष में हम लोग प्रचार प्रसार किए, वोटिंग करवा रहे थे। मैं पोलिंग पे मतदान करता था, वहाँ पर जब ज़बरदस्ती वोटिंग करवाई जाने लगी तो उसका हमने विरोध किया, जिससे मुझको दौड़ा दौड़ा के पीटा। ये एक मारपीट का मामला आया है, जिसके संबंध में मैंने सीओ दलमऊ से वार्ता किया हूँ और उनको एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दिया हूँ। वो सीओ दलमऊ साहब इसकी जांच करके जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे। भारत देश को आज़ाद हुए तो कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण गुलामी की जंजीरों में कैद हैं। ऐसा ही एक मामला आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में देखने को मिला, जहां जगतपुर थाना क्षेत्र के से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंचे थे। वहां दबंगों का कहर इस कदर है कि पुलिस उनका मुकदमा तक नहीं लिख रही है। ग्रामीण थाना जगतपुर पहुंचे थे, लेकिन थाने पर उनकी रिपोर्ट न दर्ज कर उनको भगा दिया गया। अब न्याय की गुहार लगाने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात पुलिस अधीक्षक से तो नहीं हुई, लेकिन नगर क्षेत्र अधिकारी से हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई क्या होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या इन ग्रामीणों को न्याय मिल पाता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ वीआईपी न्यूज़, असद खान, रायबरेली। और बेगूसराय में अचानक आग लगने से तकरीबन 300 से अधिक घर जलकर राख हो गए। इस घटना के बाद काफ़ी देर तक उस जगह पर अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं आग लगने से 50 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर खाक हो गई। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए और इसमें लाखों थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि अचानक एक घर में आग लगी और आग ने इतना विकराल रूप लिया कि सभी घर इसकी चपेट में आ गए। इस घटना के बाद पूरी बस्ती में हाहाकार। अब हमें और नहीं रही है, हमें और चौक पर रही। हाँ, तो क्या जानकारी मिली आपको? भैया फोन कर लगा घरौली का क्या बिशनपुर टला में आग लग गया। आग लग गया? कितना घर जला है? 200 से बेसी है ना? करा 300 से अधिक है। हाँ तो बेसी। हाँ कितना? 300। पूरा सामान सब जल गया? हाँ सब सामान। ये कौन गांव का बस्ती था? ये बिशनपुर टला है। यहाँ पर एक मोहल्ला बसा हुआ था। हाँ। एक भी सामान निकाल पाए? सब कुछ ना। तो सरकारी कोई व्यवस्था अभी तक? कुछ ना। खाना वाना बनाने में लग गया है, सिलेंडर से लगा था। हाँ, तो कितना घर? लगभग 300 घर होगा सर। तब कैसे लोग जान बचा कर भागा? सर सिलेंडर फूटा था, सब भाग गया सर। गाय एक तो जल गया, 2 गाय, एक बच्चा, 3 वो जल गया ना। तो कितना घर होगा पूरा एकदम आग? तो लगभग में 300 घर जला है सर। आबादी रखी 4-5 हज़ार से कम। सभी लोग बेघर हो गए? बेघर हो गए हैं। सभी सामान जल गए? सभी सामान जल गया सर। तो एक भी सामान नहीं निकाल पाया? कुछ नहीं निकाल पाया सर। तो 50 लाख से अधिक संपत्ति का नुकसान। बेगूसराय की यह तस्वीर, 300 से अधिक घर जलकर वहां पर खाक। देखिए आप हालात इस समय पूरे देश भर में जो लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही हैं, इससे किसानों का तो लाखों का नुकसान हो ही रहा है, लेकिन कई जगहों पर थोड़ी सी लापरवाही के चलते भी बड़ी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि खाना बनाते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। जितेंद्र को फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, कैसे ये आग लगी और कितने का नुकसान का भी आकलन किया गया है? जितेंद्र।
दूं कि ये घटना लाखों थाना क्षेत्र के रमजानपुर स्थित बिशनपुर टोला के है। जो अचानक ये आग लगी की घटना सामने आई है। वो आग लगी इतनी भयंकर रूप ले लिया जो कि इसमें 300 से अधिक घर जल कर राख हो गया। लोग बुझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आग इतना विकराल रूप ले रखा था कि सारा सामान जल कर राख हो गया। लोग किसी तरह वहां से अपना जान बचाकर भागने में सफल रहा, लेकिन जो घर के सामान जो रखा हुआ था वो सामान नहीं बचा पाया और इसको लेकर उस जगह काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग सैकड़ों घर जलने के बाद लोग बेघर हो चुके हैं। वहां पे हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन स्थानीय पुलिस के द्वारा और वहां के जो स्थानीय जो बेगूसराय के सीओ और बीडीओ घटनास्थल पर कैंप कर रही है और राहत सामग्री अपने स्तर से वितरण कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हालांकि 2-3 मवेशी जलने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी भी वहां पे भयावह स्थिति बनी हुई है। जो 300 घर जो जल कर राख हो गया, लोग बेघर हो चुके हैं। लोगों का रो का बुरा हाल हो चुका है। लोग बेघर होने के बाद हाहाकार मचा हुआ है। जी। लेकिन जितेंद्र, क्या तुरंत दमकल की टीम पहुंची, कुछ इस तरह का एक्शन लिया गया कि आग पर अभी तक काबू पाया गया? मैं आपको बता दूं कि जब ये घटना घटी थी वहां पे जो स्थानीय लोग था, वहां पे मौजूद लोग था, किसी तरह आग पर बुझाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन उनसे आग इतना विकराल रूप ले रखा था कि जो आग के सामने लोग बेबस हो गए। इसकी जानकारी दमकल कर्मी को दी। कई दमकल की गाड़ी पहुंचकर मौके पर किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब दमकल की गाड़ी पहुंचती तब तक में पूरे जो आशियाना था वो जल कर राख हो चुका था। जी। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो हालात जिस तरह से हैं इस समय वो वाकई में चिंताजनक और आग की घटनाओं से परेशान करने वाले, इसीलिए फायर ब्रिगेड की टीम को मुस्तैदी अब दिखानी होगी। तो चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है रांची से आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से। बढ़ते कोरोना को देख चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बड़ा फैसला। बड़ी खबर, सभी व्यापारियों ने सेल्फ लॉकडाउन का फैसला किया है। 21 से 25 अप्रैल तक करेंगे सेल्फ लॉकडाउन। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। शुभम कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शुभम, एक बड़ा फैसला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, और इन्होंने जो खुद से ये लॉकडाउन का फैसला लिया अपनी दुकानों के लिए, कितना ये कारगर होगा? शुभम। बिल्कुल सागर, देखिए कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं और कह सकते हैं कि शुरुआत से एक सप्ताह पहले की अगर बात करें तो उस दिन से शुरुआत हो गई थी। तमाम लोग जो व्यापारी संघ से जुड़े थे वो लोग धीरे धीरे अपनी दुकानों को बंद कर रहे थे और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे थे कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह जरूरी है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनकी बातों को अभी तक नहीं सुना है, लेकिन इन लोगों ने खुद से ही आज चैम्बर भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद यह फैसला ले लिया है कि राज्य की सभी दुकानों को बंद किया जाएगा। सेल्फ लॉकडाउन का आह्वान किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए व्यापारी वर्ग की तरफ से एक अच्छी पहल की शुरुआत की गई है। जी। लेकिन शुभम, क्या लग रहा है जिस तरह से बिगड़ते हालात हैं, इन तमाम खुद के लोगों के लिए गए फैसले के बाद सीएम सोरेन भी इसको देखते हुए कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं? अगर हेमंत सोरेन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाई है तो अब उन्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो मौजूदा परिस्थिति है झारखंड की, हाल बेहाल है। अब लोगों में डर का माहौल भी बरकरार बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से अब आम जनता भी लॉकडाउन के फेवर में है, व्यापारी वर्ग भी फेवर में है, तो कहीं ना कहीं अब एक बड़े निर्णय लेने की जरूरत है और एक आवश्यकता है कि जिस तरीका से बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। 21 से 25 अप्रैल तक करेंगे सेल्फ लॉकडाउन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बड़ा फैसला, वो तमाम व्यापारी अब करेंगे सेल्फ लॉकडाउन। और समस्तीपुर में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने से 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। लोगों का कहना है कि गेहूं के खेत में लगे बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट होने के कारण गिरी चिंगारी से भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंचने से लोगों के आक्रोश भी वहां पर दिखाई दिए।
तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।